अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप जानते हैं हर वीक हम एक फिल्म और म्यूजिक के ऊपर भी शो करते हैं, तो बिल्कुल आज ये वही शो है और हमारे साथ हैं हिजाज गुल साहब, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, पसंद करते हैं और हमेशा फरमाइश करते हैं कि सर से हम डिफरेंट फिल्म्स पे या फिर आर्टिस्ट पे बात करें। तो बिल्कुल जी, आज हम बात करेंगे मैडम नूरजहां की, जो कि बहुत खूबसूरत सिंगर थी पाकिस्तान की और बल्कि भारत से आई थी, और उनकी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी की, और उनके बारे में भी हम सर से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और एक्टर्स में हम बात करेंगे राजेंद्र कुमार साहब की, जो कि मेरे ख्याल है जुबली कुमार के नाम से भी मशहूर थे। और उनके बाद हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस और बहुत ही क्लासिकल डांस में और हर तरह की एक्टिंग में बाकमाल विजंती माला जी की। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया आज। तो सर हम शुरू करते हैं बिल्कुल मैडम नूरजहां की तरफ से। आप बताइए सर, उनका थोड़ा आप हमें इन्फॉर्म कीजिए कि कहाँ से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और कैसे चली। जी, नूरजहान की कहानी जो है बहुत तवील है। उनकी पैदाइश कसूर की थी, जो पंजाब में है। और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ कोलकाता चली गई, जो एक ज़माने में कलकत्ता कहलाया जाता था। और वहाँ सर आपकी आवाज, सर आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है, आवाज नहीं आ रही मुझे। एक सेकेंड। जी, आवाज़ आई अब आपको? जी अब ठीक है सर। सर बीच में फ्रीज हो गया था आपका फ्रेम। जी आप क्या बता रहे अच्छा, तो वो उनका सफ़र बहुत लंबा था। कसूर में उनकी पैदाइश हुई, जो पंजाब में है। फिर यहाँ से वो कोलकाता गईं और फिर वापस लाहौर आईं। फिर बॉम्बे गईं, एक बड़ा अरसा वहाँ पे गुजारा। वहीं पे शादी हुई उनकी शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ। फिर लाहौर आ गईं और फिर उनकी आखिरी साल जो है कराची में गुजरे। वो आ, 60 फिल्मों में काम किया, और उसमें बड़ी माँ शामिल है, और दिल है, और दिल लगी है, आई एम सॉरी, जुगनू है, और और बहुत सी फिल्में हैं। और जब आज़ादी हुई, हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली, तो उनका इसरार था कि वो पाकिस्तान वापस जाएंगी। उनकी आखिरी फिल्म जुगनू में दिलीप कुमार अपने शौहर शौकत साहब के साथ यही इरादा किया कि वो पाकिस्तान जाएंगी, और पाकिस्तान आ गई। और यहाँ पे उन्होंने 13 फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म उनकी यहाँ पे चनवे थी, जो उन्होंने डायरेक्ट भी की। और उसके बाद इंतज़ार थी, और फिर कोयल थी, और हीर रांझा में तो गाने गाए थे उन्होंने। और बहुत सी फिल्में थी, 13 फिल्में। और 1960 में उनकी आखिरी फिल्म आई, गालिब। उसके बाद उन्होंने अपना अदाकार हैं, कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे। और उनके गाने नहीं होते थे तो डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म नहीं खरीदता था, और प्रोड्यूसर फिल्म शुरू नहीं करता था। और उनकी आखिरी फिल्म जो है संगीताता आई 1994 में। उन्होंने 2 म्यूजिकल सीरीज पीटीवी के लिए भी रिकॉर्ड करवाए, तरन्नुम के नाम से। और वो अब भी चलते हैं, अब भी बड़े मकबूल हैं। उसमें फिल्मी गाने भी हैं, फैज़ साहब की गज़लें भी हैं, और भी गज़लें हैं गैर फिल्म। ना सिर्फ एक बहुत बड़ी वो सिंगर थी, बल्कि एक बहुत बड़ी अदाकारा भी थी। डायरेक्ट भी की उन्होंने एक फिल्म चनवे। सनमा की भी मालिक थी, स्टूडियो की भी मालिक थी, सुनाने से वो बहुत कुछ थी। बिल्कुल ठीक। और सर ये भी कहा जाता है कि अगर वो भारत से आई ना होती
तो शायद वहाँ पे भी उनको बहुत कामयाबी मिल सकती थी, और बाद में भी इंडिया वो जाया करती थी विजिट्स पे, तो लोग काफ़ी उनको सुनने के लिए भी आते थे, और उनसे मिलने के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसके सारे ही जो एक्टर्स थे वो जमा हो जाया करते थे। उनकी काफ़ी यानी भारत में भी उनके बहुत फैंस मौजूद थे। बहुत बहुत। जी। और सर अब हम बात करेंगे लता जी की। जी। आ, उनके बारे में भी अगर मुझसे आप बातें करती रहेंगी तो मैं 2 घंटे बातें करता रहूंगा आपसे। बहुत कुछ है उनके बारे में कहने के लिए। महाराष्ट्र से थी वो। अ, सर आज आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है बार बार, आपकी अच्छा, आवाज नहीं आ रही मुझे। जी, आवाज नहीं आ रही बार अब बार। ठीक है। अब ठीक हुआ है, बीच में फ्रीज हो जाता है बार बार। अच्छा, तो वो अपना थी तो महाराष्ट्र की, लेकिन उन्होंने अपनी उर्दू बहुत अच्छी कर ली। एक दफा दिलीप कुमार ट्रेन में उनके साथ सफर कर रहे थे, लोकल ट्रेन जो चलती है मुंबई में। हम्म। उन्होंने कहा कि भाई आप तो मराठी जबान है आपकी, अब उर्दू अच्छी किस तरह बोलोगे। लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। एक मौलवी साहब की अदायगी के साथ, बल्कि वो उर्दू लिखती भी थी, उर्दू लिख भी सकती थी वो। और उन्होंने अपना मराठी फिल्मों में भी काम किया कुछ, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने डिसाइड कर लिया कि या तो आप एक्टिंग कर सकते हैं तो एक्टिंग कीजिए, या आपने फिर गाने गाने हैं तो आप गाने गाइए। उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और सिर्फ प्लेबैक किया। और लिटरली तकरीबन 70-72 साल तक उन्होंने प्लेबैक किया। अर्ली 40 से और इसके बावजूद लोग उन्हें बहुत पसंद सर करते अर्ली हैं। फोर्टीज से लेके सर, क्योंकि आपकी आवाज आज आपकी आवाज बार बार बीच में ब्रेक हो जाती है, अर्ली फोर्टीज से लेके कब तक आप बता रहे हैं? अर्ली 40 से लेके 2010-2012 तक, मेरा मतलब है। हम्म। पेज थ्री थी वन ऑफ हर लास्ट फिल्म्स। और कौमी नगमे गाए उन्होंने बहुत। पंडित नेहरू उनको खास तौर पर बुलाते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। और उनको जितने भी, क्योंकि ये अपना जो नए यंगस्टर जो हैं इनकी बारी है और इनको हम्म। शामिल किया गया। और सर एक सेकंड सर, मेरा ख्याल है आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लें, मैं शीशे को जोड़ लूंगी ना, पहला हिस्सा वही रहेगा, हम लता से ही के आगे से ही शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि आवाज बार बार ब्रेक हो रही है तो वो बात पूरी पहुंच नहीं रही मुझ तक। चलो, तो इसको अगर हम रीस्टार्ट कर लें तो बेटर रहेगा। ठीक है। हम रिस्टार्ट कर लेते हैं, इसमें से निकल जाइए, मैं भी रिस्टार्ट कर लेती हूँ, आप भी रिस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। एक सेकंड सर, जब मैं कहूँ फिर आप शुरू किएगा। जी सर, बताइए आप लता जी के बारे में। लता मंगेशकर बहुत अजीम खातून हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं। उन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्नम वो मिला है, जो फिल्म इंडस्ट्री में उनके अलावा सिर्फ एक और को मिला, और वो थे अपना सत्यजीत रे, बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर। चुनाचे बहुत बड़ा एजाज़ है। उन्होंने अपना आगाज़ जो है वो 40s में किया, अपना फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वालिद की वफ़ात के बाद। और ये 4 बहनें हैं और एक भाई हैं। और बड़ा मुश्किल इनका ज़िंदगी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजरी इनकी उस दौर में। ये ट्रेन में सफ़र करती थी, और उन्हें एक बार ट्रेन में दिलीप कुमार भी मिले और पूछा गया तो बताया गया कि गाने गाती हैं। तो बोले कहाँ से आप तल्लक रखती हो? तो बोली मैं अपना
महाराष्ट्रन हूँ, तो बोले आपकी उर्दू ठीक नहीं है। वो उन्होंने कहा दाल चावल, वट एवर दैट मीन्स। तो इन्होंने फिर एक मौलवी साहब रखे और उन्होंने इन्हें उर्दू सिखाई। इनका तलफ़ुज़, इनका लहजा, इनकी अदायगी बेहद खूबसूरत है और ये उर्दू में लिख भी लेती हैं और यकीन नहीं आता कि ये महाराष्ट्र की हैं, बिल्कुल ये लखनऊ की उर्दू है। इनकी भी तलत महमूद की, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, ये सभी जो सिंगर्स थे 50s के और 60s के, इनकी उर्दू बहुत अच्छी थी और इन्होंने फिल्मों में काम भी किया, लेकिन फिर इन्हें जल्द एहसास हो गया कि या तो फिल्मों में काम करेंगी या फिर ये गाने गाएंगी। तो उन्होंने गाने गाए। बड़ी माँ एक फिल्म थी 40s में, जिसमें नूर जहान भी थी और ये लता भी थी, इनकी बहन भी थी। और कहते हैं कि नूर जहान नमाज पढ़ रही थी और लता उनको देखती रही, और जब नमाज ख़त्म हुई तो नूर जहान रोने लगी। तो जब ने फिर लता उनके पास गई और पूछा कि आप रो क्यों नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि जब ऊपर वाले से बंदे का ताल्लुक़ हो जाता है तो फिर उनकी आँखें जो हैं बंदे की भीग जाती हैं और उससे अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है याद आ जाती है। दिलीप कुमार की फिल्में जो बनाई उन्होंने, उसमें भी प्लेबैक जो है, जो भी हीरोइन थी उसकी, चाहे मधुबाला थी या वो अपने मुग़ल आज़म मधुबाला थी या और वहीदा रहमान, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, राम और श्याम और बहुत सी हीरोइंस आई उनके दौर में। तो उनके गाने जो हैं ज़्यादा लता ने गाए। इनका कैंप था, एक तरीके से कैंप तो नहीं था और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी ये काम करती थी, लेकिन नौशाद के साथ इनका एक बंधा हुआ था और गालिबा नौशाद ने इनको सिखाया भी बहुत कुछ। और फिर एक वक्त आया कि इन्होंने गाना छोड़ दिया क्योंकि ये समझती हैं कि अब हाँ, एक वाक़या आपको याद आ गया मुझे। एक प्रोड्यूसर के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने पेमेंट भी इनको भिजवा दी और जब इनको रिहर्सल के लिए घर ही पे करती थी तो देखा, तो इन्होंने वो अमाउंट जो है वापस कर दिया प्रोड्यूसर को। उन्होंने कहा कि ये मैं गाना आपसे 20 साल पहले तो गा सकती थी, लेकिन अब मैं ये नहीं गा सकती गाना। तो बहुत बड़ी गुलकता है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और सर शायद सारी ज़िंदगी लता जी ने शायद शादी नहीं की थी और एक वाइट साड़ी बहुत पहना करती थी। उनको कभी ऐसा कलर्ड साड़ी में नहीं देखा, जो कि उनकी बहन आशा भोसले जो है वो काफ़ी वेल ड्रेस्ड मैं समझती हूँ कि रहती थी, अभी भी रहती हैं मतलब। और लता जी काफ़ी सादा सी रही हैं हमेशा से और आज भी मतलब एक वाइट साड़ी और सादा से बिल्कुल। तो ये क्यों मतलब उन्होंने यही क्यों पसंद किया आपके ख्याल से कि वो इस कदर सादगी के साथ रहेंगे? हमारी सिंगर्स तो बहुत तैयार रहती थी, चाहे वो मैडम नूरजहां हो, चाहे हम महनाज जो हुआ करती थी उनको देखें, या नाहिद अख्तर या जो भी आती थी, काफ़ी तैयार होती थी और अच्छा भी लगता है तैयार होके। तो लता जी क्यों इतना सादा-सादा सी रहती थी? तो मेरे ख्याल में शुरू से ही इनका ये अपना ये स्टाइल रहा। इनफैक्ट बहुत दफ़ा ये कॉटन की साड़ी भी पहना करती थी, सफ़ेद, लेकिन फिर बाद में सिल्क की आ गई और फिर हिंदुस्तान का झंडा जो है, तिरंगा जिसको कहते हैं, जिसमें ऑरेंज है और वाइट है और ग्रीन है, वो भी इनकी साड़ी जो है उसका बॉर्डर हुआ करता है तिरंगा। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि साड़ी ऑलमोस्ट हमेशा विदाउट एक्सेप्शन सफ़ेद ही रहती थी। ये इनकी और सादगी थी और इनको सारी इंडस्ट्री जो है वो दीदी कहती है, जो कि बड़ी बहन के लिए इस्तेमाल होता है। और शायद यही लफ्ज़ दीदी जो है वो लता जी जो है वो मैडम नूरजहां के लिए कहा करती थी। और जैसा कि मैं पहले बात कर रही थी कि मैडम नूरजहां जब कभी इंडिया जाया करती थी तो सारी इंडस्ट्री ही उनसे मिलने के लिए आ जाया करती थी, लोग बहुत फ़ैन हुआ करते थे उनके उनके मगर लहजे में सर एक पंजाबी एक्सेंट का झटका मिलता था हमें नूरजहां के, जो कि लता जी में नहीं था। तो उसकी क्या वजह आप समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी गज़लें गाई हैं, बहुत अच्छे गाने गाए हैं मैडम नूरजहां ने, लेकिन एक पंजाबी एक्सेंट हमें महसूस हुआ हमेशा उनकी आवाज़ में? शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये है कि लता नूरजहां का जो है अपना जगह और जो बचपन जो गुजरा वो कसूर में गुजरा। लेकिन कसूर में भी क्या गुजरा, वो 4 एक साल की थी, 4-5 साल की,
1926 की पैदाइश है, 1930 में वो कलकत्ता चली गई। तो वो तो तकरीबन सारे ही हिंदुस्तान में रहीं, कलकत्ता में रहीं और फिर लाहौर में रहीं और फिर बॉम्बे में बड़ा अरसा गुजरा उनका। और लेकिन लता जो है उन्होंने अपने तलफ़ुज़, अपने लहजे, अपनी अदायगी पे बहुत मेहनत की। और मैंने आपसे कहा कि रदीप साहब ने कहा था कि आपकी आपकी जो है अपना अपब्रिंगिंग वो महाराष्ट्र में हुई है, तो शायद आप अच्छी उर्दू ना बोल सकें, लेकिन उन्होंने उर्दू की उस्ताद रखी है। और वो बात जो है गलत साबित की कि मैं अच्छी उर्दू नहीं बोल सकती, बहुत अच्छी उर्दू बोलती हूँ। सब बहुत से लोग जिनमें रेखा भी शामिल है, रेखा जी भी को भी कहा जाता था कि उनको हिंदी नहीं आती थी और फिर गुलजार साहब से उन्होंने हिंदी सीखी। तो वो लेकिन लैंग्वेज बड़े अच्छा सीख लेते थे इंडियन आर्टिस्ट। और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना शीन खे काफ सब कुछ एकदम परफेक्ट हुआ करता था। तो बिल्कुल आज भी उनके गाने उतने ही सदाबहार हैं, आज भी सुन के ऐसे ही मजा आता है, जरा भी बोरियत नहीं होती पुराने गानों से। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और नए नए जो हैं वो उससे थोड़े दिन में बोर हो जाते हैं कि नहीं अब बदल देते हैं या यूएसबी चेंज कर देते हैं। लेकिन ये कि पुराने गाने जो हैं वो आज भी उतने ही अच्छे लगते हैं। तो अगर हम पुराने गानों की बात कर रहे हैं तो फिर पुराने एक्टर्स की भी बात होगी। तो हम सर बात करते हैं राजेंद्र कुमार जी की, जिन्हें के सिल्वर जुबली कुमार भी शायद कहा जाता था, क्योंकि ये सुना था मैंने कि जो फिल्म दिलीप कुमार साहब मना कर देते थे वो फिल्म इनको ऑफर हो जाती थी और ये वो फिल्म ले लेते थे। क्योंकि जाहिर उनको वो फिल्म सही लग रही होती होगी तो वो ले लेते होंगे। लेकिन ये कि हर फिल्म जो भी दिलीप साहब रिजेक्ट करते थे वो राजेंद्र कुमार साहब को मिल जाती थी, उसकी क्या वजह थी सर? राजेंद्र कुमार बहुत खुश नसीब एक्टर थे और आपने वजह तौर पर कहा कि इनको जुबली कुमार कहते थे। और इन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज़ जो है वो 1950 में किया। एस.एच. रावेल एक डायरेक्टर थे, ये उनके असिस्टेंट बन गए। और इनकी शुरू की फिल्में जो हैं उनमें पतंगा और सगाई और पॉकेट मार थी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। और एक फिल्म जोगल बनी थी दिलीप कुमार और नरगिस की, उसमें भी इनका छोटा सा रोल था। और इन्होंने 4 दिहाइयों तक, विच मीन्स 40 ईयर्स, 40 साल तक इन्होंने तकरीबन 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। और मुसलसल कामयाब फिल्में जो थी इनकी वो सिल्वर जुबली कहते हैं उसको। अगर 25 हफ्ते फिल्म चलती है तो सिल्वर जुबली, अगर 50 हफ्ते चलेगी तो गोल्डन जुबली। तो 25 हफ्ते चलने वाली बहुत सारी फिल्में थी इनकी। और इनकी पहली फिल्म वैसे वचन थी, जिसमें इनको 1500 रुपया मिला था रेम्यूनरेशन फिल्म में काम करने का। और उनकी शोहरत जो है गूंज उठी शहनाई और मदर इंडिया से हुई। मदर इंडिया में नरगिस के बेटे बने हैं और दूसरे बेटे सुनील दत्त थे। और फिर इनकी फिल्मों में धूल का फूल और घराना, दिल एक मंदिर। दिल एक मंदिर मुझे बहुत पसंद है, मीना कुमारी के साथ। मेरे महबूब बहुत सुपर हिट फिल्म थी। संगम राज कपूर की, आई मिलन की बेला, सूरज, आरजू, उनकी बेहद बेहद कामयाब फिल्में हैं। वो प्रोड्यूसर भी थे और उन्होंने अपने बेटे को भी इंट्रोड्यूस करवाया फिल्म्स में। और बहुत बहुत ही मकबूल हीरो थे वो 50s के और 60s के। और वो अपनी बेगम के साथ प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक की दावत पे पाकिस्तान भी आए और वो न मरी भी गए एक दिन के लिए। मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम भी उनके साथ थी। और बहुत बहुत मशहूर गाने जो थे मुकेश के और रफ़ी साहब के, ख़ासतौर पर मुकेश के और रफ़ी के, उन्हीं पे पिक्चराइज किए गए। और एक तरह से उनका ब्लैक एंड वाइट दौर जो है 60s का, अर्ली 60s का और 50s का, वो ज़्यादा कामयाब था। प्रॉब्ली कलर में वो बहुत अच्छे शायद इतने जो है अपना फोटोजेनिक वो नहीं लगते थे जितने कि ब्लैक एंड वाइट में। और इसमें कोई शक नहीं है कि राज कपूर और दिलीप कुमार और देवानंद के बाद वो सबसे सबसे मशहूर जो हैं वो हीरो थे इंडियन फिल्म्स के। बिल्कुल सर, कई अच्छी खूबसूरत फिल्में हैं जिसमें कि राजेंद्र कुमार साहब हैं, खास तौर पे मदर इंडिया में तो बहुत ही वो अच्छे लग रहे हैं।
और एक चीज और मैंने उनके बारे में सुनी कि जो पढ़ी, यानी कि वो जितने अच्छे एक्टर थे उससे कहीं ज्यादा अच्छे वो इंसान थे, कि बहुत ज्यादा सबका ख्याल रखना। और इसी तरीके से जिस वक्त जाहिर है कि उनके बेटे की शादी जो है कुमार गौरव की, वो सुनील दत्त साहब की बेटी से हुई है। तो जब संजय दत्त का केस चल रहा था और वो परेशान थे, उनके फादर और संजय दत्त, तो राजेंद्र कुमार साहब अपना घर छोड़ के और वहां पर रहने के लिए चले गए थे। और उन्होंने कहा सुनील दत्त साहब से कि आप परेशान ना हो, मैं यहाँ पर हूँ, अगर पुलिस आएगी चेक करने के लिए तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं साथ साथ सब चेकिंग करवा दूंगा, सबको सब जगह चेक करवा दूंगा। तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि कोई अपना घर छोड़ के, और ऐसी मुसीबत के टाइम पे जब सब लोग भाग जाते हैं हमारे यहाँ, तो पुलिस कचहरी के नाम से लोग फोन नहीं उठाते अगर किसी को पता लग जाए कि कोई मसला हो गया है। तो ऐसे में खुद आके और किसी के साथ रहना और उसकी इस तरीके से मदद करना, तो ये चीज वैसे सुनील दत्त साहब की फैमिली में भी थी कि बहुत मतलब लोगों की मदद किया करते थे। और यही चीज जो है वो राजेंद्र कुमार साहब की भी है। लेकिन सर उनके बेटे कुमार गौरव इतना ज्यादा नहीं चले, ना तो अपने फादर जैसी लुक्स थी है उनके अंदर, और शायद टैलेंट भी उस तरह का नहीं था। क्या कहेंगे आप? हाँ हाँ, बाज़ औक़ात होता है कि अपना बेटा हम्म। जो है वो प्रॉब्ली उतना आगे नहीं बढ़ता जितने के वालिद या वालिदा होती हैं। और आपने जहाँ सुनील दत्त की बात की, वहाँ नरगिस ने भी बहुत काम किया। वो मदर इंडिया में आग लग गई थी सेट के ऊपर, तो वो सुनील दत्त नरगिस को लेके आए आग के दरमियान में से। और फिर जब कुछ वाक़फ़ियत बढ़ी, ये बाय द वे अपना सुनील दत्त ने इनके बेटे का रोल अदा किया था मदर इंडिया में। और फिर जब कुछ और अपना वाक़फ़ियत बढ़ी, तो फिर ये नरगिस ने अपना सुनील दत्त की फैमिली जो है उनको हॉस्पिटल लेके जाती थी बाकायदा। कुछ ट्रीटमेंट थी लंबी फैमिली की कुछ मेंबरान की। और नरगिस के बहुत ही अच्छे तल्लुकात थे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ और स्पेशलिस्ट के साथ। तो वो आउट ऑफ द वे लेके गई थी। और फिर देखिए वक्त बदलता है और सुनील दत्त जो है उनका बेटा संजय जो है वो अपना ड्रग्स में, और उससे पहले आर्म्स जो हैं एम्यूनिशन भी उसमें उनके मसले बन जाते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राजेंद्र कुमार ने बाकायदा अपना घर छोड़ के सुनील दत्त के घर चले गए और कहा कि पुलिस जो है वो मुमकिन है कि आपकी कुछ चीज़ों को आगे पीछे कर दे, यही नहीं बल्कि मुमकिन है कुछ और चीज़ें रख भी दे आपका केस जो है वो बिगाड़ने के लिए। और आपकी कीमती चीज़ें जो हैं उनकी हिफाजत कोई और नहीं करेगा, मैं करूँगा। और मैं इस चीज़ को चेक करूँगा कि यहाँ पे कोई और चीज़ जो है पुलिस के हवाले से प्लांट इन ना की जाए। और फिर जैसे आपने ठीक बताया, फिर राजेंद्र कुमार के बेटे की शादी जो है वो सुनील दत्त की बेटी से हो गई और ये और करीबी रिश्तों में आ गए। और दोनों ही, आज मैं बात कर रहा हूँ नरगिस की और सुनील दत्त की और राजेंद्र कुमार की, ये तीनों ही अदाकार जो हैं इनका रख रखाव और इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में, इनकी इनकी जो रेपुटेशन है और इनकी रिस्पेक्ट जो है, डिस्टिंक्शन जो है फिल्म ट्रेड में, वो बहुत ज़्यादा थी। बहुत बहुत इज्जत कमाई इन्होंने, अच्छी फिल्में बनाई, फिल्में नाकाम भी हुई, फिल्में कामयाब भी हुई, इनकी ज़ाती फिल्में भी थी, बाहर की फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, सुनील दत्त ने भी और राजेंद्र कुमार ने भी। लेकिन इनकी रेपुटेशन जो है वो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। और सर इसी तरीके से हम देखते हैं जो इंडियन एक्टर्स हैं, खास तौर पे चाहे वो दिलीप साहब हों या फिर देवानंद साहब हों, राज कपूर हों, या हम राजेश खन्ना साहब को देखें, चाहे विनोद खन्ना साहब को देखें, चाहे अमिताभ बच्चन को देखें, इन सबके फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हमें मिलते हैं। मैं ये पैसे की बात नहीं कर रही, मैं एक जो खानदानी रख रखाव होता है और एक जो खानदान चला रहा होता है उसकी बात कर रही हूँ कि बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, पढ़े लिखे फैमिली बैकग्राउंड से ये सब लोग आए। और ये चीज अनफॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तान में कम देखने में मिली। हमारे यहाँ चाहे वो फिल्म एक्ट्रेसेस हो या एक्टर हो, हमने उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं देखा। ऐसा क्यों हुआ है? अच्छा आरज़ू, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आपने कहा कि इनकी बड़ी अच्छी फैमिलीज थी, सुनील दत्त की और नरगिस की वालदा भी एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, और राजेंद्र कुमार। एक तो इनकी फैमिलीज ठीक थी, रिस्पेक्टेबल थी। इन्होंने उस रिस्पेक्ट को और उस डिस्टिंक्शन को आगे बढ़ाया
और किसी तरह से भी कोई भी स्कैंडलस काइंड ऑफ अफेयर जो है प्रेस तो ढूंढती है माजरत के साथ, खासतौर पर फिल्म प्रेस जो है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दिलीप कुमार से किसी ने पूछा था कि एक मैगजीन था, शायद मैं बता चुका हूँ आपको, स्टार डस्ट बड़ा मशहूर था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा स्टार डस्ट तो स्टार्स की डस्ट ही है। तो वो अपना एक्टर्स जो हैं सभी की बात नहीं कर रहा, ये प्रॉब्ली एक्सेप्शन थे, ये वो स्टार डस्ट वाला मसला नहीं था। और इनकी बहुत साफ सुथरी जिंदगी गुजरी है, बहुत साफ सुथरी जिंदगी। बिल्कुल राज कपूर भी आ जाते हैं उसमें, देवानंद भी आ जाते हैं, आपने बिल्कुल। लेकिन सर इस तरह का सर पढ़ा लिखा बैकग्राउंड हमारे एक्टर्स का क्यों नहीं था? मैंने तो किसी खास का नहीं सुना कि वो किसी पढ़े लिखे फैमिली बैकग्राउंड से आए हों या कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा हो किसी का। ऐसे ही मतलब एक्ट्रेसेस भी जो है वो ऐसे ही मुझे किसी का नहीं मैंने सुना, और ना ही एक्ट्रेस का। ऐसा क्यों था? हाँ, ये अपना आपने ये बड़ी दिल दुखाने वाली बात की है कि हमारे यहाँ भी वो रेपुटेशन जो है प्रॉब्ली हाँ। शायद एक हद तक शायद मोहम्मद अली साहब या उनकी बेगम जो हैं ज़ेबा बेगम, शायद उनका नाम दिया जा सकता है। हाँ, सबिया संतोष डेफिनेटली थे, उन्होंने इस रेपुटेशन को बड़े अच्छी तरीके से रखा और आगे बढ़ाया। और नदीम साहब का रिकॉर्ड जो है वो भी खासा अच्छा है। लेकिन ये है कि कुछ है कि जहाँ पे स्कैंडल्स वगैरह भी आए हैं, स्कैंडल कुछ तो लोग कहते हैं स्कैंडल्स बनाते हैं ये लोग अपने। वो भी चाहिए होते हैं सर फिल्मों में। तो सर हम बात करेंगे विजंती माला जी की। विजंती माला बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं ये आपको पता है अपना आरजी गोल्फ प्लेयर भी थी, गोल्फ की बहुत अच्छा। बड़ी, बिल्कुल बहुत बड़ी प्लेयर थी। और भारता यत्नम एक वो डांस की फॉर्म है उसकी, ये बहुत ही बड़ी डांसर है, सियासतदान भी रही हैं ये, पार्लियामेंट की मेंबर भी रही हैं। और ये साउथ इंडिया की पहली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉम्बे में आके अपना डंका जो है वो बजाया जमाया और बहुत मकबूल हुई। इससे पहले साउथ इंडिया की एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। उनके शुरू के दौर की फिल्में जो हैं वो बहार और नागन हैं, लेकिन बाद में देवदास दिलीप कुमार के साथ, नया दौर दिलीप कुमार के साथ, और फिर आशा और साधना, मधुमती दिलीप कुमार के साथ, गंगा जमुना दिलीप कुमार की अपनी फिल्म थी। कहते हैं कि उनके ड्रेसेस जो हैं अपना वैजयंती माला के दिलीप कुमार खुद चूज किया करते थे। फिर लीडर और राज कपूर की एक फिल्म संगम जो बहुत सारे ममालिक में शूट हुई थी बाहर, उसकी हीरोइन थी। और फिर सूरज और ज्यूल थी, फिल्म की आखिरी फिल्में थी। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनकी एक फिल्म आई अपना अमरपाली, जो बॉक्स ऑफिस पे ठीक नहीं गई, बड़ी महंगी फिल्म थी। तो इन्हें उसके फ्लॉप होने का बहुत अफसोस था और फिर उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया बिल्कुल। ऑफर्स आई इनको, आंधी की ऑफर आई, गुलजार की फिल्म थी, और सपनों का सौदागर उसकी ऑफर आई, फिर क्रांति की ऑफर आई, फिर यश चोपड़ा की दीवार की ऑफर आई। लेकिन इन्होंने चारों फिल्मों में माजरत कर ली कि मैं काम अब नहीं कर सकती, जब मैंने एक्टिंग को छोड़ दिया है तो मैंने एक्टिंग को छोड़ दिया है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसमें राज कपूर होंगे या उसमें मनोज होंगे, उसमें संजीव कुमार होंगे, उसमें शशि कपूर होंगे, या दीवार में अमिताभ बच्चन होंगे। जब इन्होंने माजरत कर ली तो उनकी माजरत रही। और कहा लेकिन जाता है सर अमिताभ बच्चन के साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि एज अ हीरोइन तो नहीं आई है ये कभी। वो तो काफी सीनियर थी अमिताभ से। वो अपना निरूपा रॉय ने जो रोल किया माँ का, अच्छा, ओके। हाँ वो हाँ, रोल इनको मिलना था, तो इन्होंने सही। दीवार में रोल नहीं किया। और अब ठीक कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ नहीं आए, और अगर दीवार में आ जाते हैं तो फिर वो कहा जाता कि इन्होंने भी अपना बच्चन स्क्रीन साहब के शेयर साथ किया है, बिल्कुल। हाँ। नहीं इन्होंने काम नहीं किया। हम्म, और ये बड़ी खामोशी से अपना वापस साउथ इंडिया चली गई और वहीं पे रहती हैं, इनका ज़्यादा वक्त गुजरता है। प्रेस ने इनके, दिलीप कुमार के और राज कपूर के स्कैंडल्स भी बनाए, लेकिन इन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। और इन्होंने अपना मज़हब के बहुत करीब हैं ये। और यानी कि जो भी आप सबसे अच्छी डांसर अगर का नाम लेंगे, क्लासिकल डांसर भारत का या वियतनाम का, तो उसमें डेफिनेटली विजयंती माला का नाम आएगा। बिल्कुल सर। इनका एक वो गाना बड़ा मशहूर है, वो ज्वेल थीफ फिल्म का मेरे ख्याल है, वो होठों पे ऐसी बात।
उसमें बहुत अच्छा इनका डांस है। इसके अलावा एक पुरानी फिल्म ब्लैक एंड वाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कठपुतली एक फिल्म आई थी वैजंती माला की, और उसमें शायद बलराज साहनी थे, या मुझे एक्टर नहीं याद, लेकिन उसमें जो गाना था, बोल रही कठपुतली डोरी कौन संग बांधे, वो बहुत खूबसूरत गाना है। बड़ी पुरानी फिल्म है, बिल्कुल प्रिंट भी उसका बिल्कुल उड़ चुका है, लेकिन वो जो है वो मैंने देखी फिल्म तो क्या देखी थी, मैंने गाना ही देखा था, तो वो मुझे बहुत उसमें भी ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दो लोगों को मैंने देखा वो कठपुतली जैसा करते हुए। एक नरगिस जी का भी था राज कपूर के साथ, चोरी चोरी मेरे ख्याल में। चोरी चोरी का, बिल्कुल वो ऐसे ऐसे करके कठपुतली जैसे चलते हैं। और पपेट्स हाँ, और पपेट्स। इसी तरह से कठपुतली फिल्म जो थी, उसमें वैजंती माला भी टोटल वैसे कठपुतली तो नहीं बनी थी, लेकिन वो डांस ऐसे कठपुतली वाला था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो बिल्कुल आरजू सर, ये जी। आरजू अपना बी आर चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी, साधना। साधना अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट थी, और उसमें वैजंती माला हीरोइन थी, और साहिल लुधियानवी के गाने थे उसमें। और उसमें एक गाना था, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। तो उसमें इन्होंने इस कदर, मेरा मतलब है, मौका मिला अपना, आरजू आपको तो जरूर प्लीज देखिएगा साधना का गाना, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। वो गाना शुरू होने से पहले इनका अपना डांस है, और कमाल किया है इन्होंने, लिटरली समझ नहीं आती कि कितनी लचक और किस कदर मुश्किल स्टेप्स जो थे उस डांस के, इन्होंने कितनी कामयाबी से किए। साधना, बोलो जी तुम क्या क्या बिल्कुल, खरीदोगे। मैंने बिल्कुल सर नाम लिख लिया है, मैं जरूर देखूंगी। मुझे तो वैसे ही बड़ा मजा आता है पुरानी मूवीज देखने में। तो बहुत उम्दा, बहुत फास्ट, हम्म, और बहुत सादा, ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई कलर्स नहीं है, इंडोर में है सारा का सारा गाना। और वो गाने का शुरू का हिस्सा जो है, बहुत ही उम्दा है वो अपना। लगता है कि इनको कितनी महारत है अपने अपने फील्ड में। कमाल बिल्कुल था। बिल्कुल। सर आप भी कठपुतली देखिएगा अगर आपको मौका लगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि बलराज साहनी साहब है शायद, या कोई एक्टर मुझे याद है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद बलराज साहनी है शायद। लेकिन गाना मुझे याद है, और वो वैजंती माला और बोल रही कठपुतली, उस फिल्म का नाम भी शायद कठपुतली ही है। मुझे जी लिंक ये मिला तो मैं आपको ईमेल कर दूंगी। तो सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया।